नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 1 जून 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एथलेटिक्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है मुरैना, सागर, रीवा या फिर रायसेन में। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्टर, जिस तरीके से रीवा शहर में दोस्तों एक ऑक्सीजन संयंत्र का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है, तो किसके द्वारा यह लोकार्पण किया गया है, और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो भी फैक्ट होंगे उन सबको हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, never miss out new update. If you want to join my telegram channel, link below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for these PDF फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट इसके लिए नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यह PDF है और इस PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम में के ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, तो किसके द्वारा यह वर्चुअल शुभारंभ किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है नगरीय निकाय मंत्री द्वारा, परिवहन मंत्री द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो रतलाम का कॉलेज है, शासकीय कॉलेज, और यहाँ पर क्या शुरू किया गया है, वर्चुअल शुभारंभ किया था किसका, ऑक्सीजन प्लांट का। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑक्सीजन प्लांट की चर्चा काफ़ी समय बाद आई है, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि रीवा एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर मात्र 2 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर दिया गया था। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा ऑक्सीजन प्लांट का पूरा हब कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, होशंगाबाद में ही ये पूरा का पूरा डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, होशंगाबाद का एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसका नाम है बाबई, और यह वही बाबई है दोस्तों जहां पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। होशंगाबाद काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी के किनारे है स्थित है दोस्तों, और इसका संबंध आप देखेंगे तो तुर्क जो होशंग शाह था उससे है, तो यह भी आपको याद रखना है। होशंग शाह के नाम पर इसका होशंगाबाद नाम था, अभी वर्तमान में इसका नाम नर्मदापुरम चेंज कर दिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है, परंतु अधिकतम लोग इसे होशंगाबाद के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों, होशंगाबाद में दोस्तों कामधेनु सेंटर भी खोला गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और होशंगाबाद को दोस्तों लॉजिस्टिक हब के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। किसके हब के रूप में दोस्तों, लॉजिस्टिक हब के रूप में से डेवलप किया जा रहा है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ऑक्सीजन हब भी बनाया जाएगा जो कि अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की चर्चा हुई है दोस्तों, तो ऑक्सीजन से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में 1000 बेड का दोस्तों ऐसा एकमात्र अस्पताल जहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्ट आपके संयंत्र से भेजी जाएगी प्रत्येक व्यक्ति के बेड पर, कहाँ पर, सागर जिले के बीना में बनाया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। सागर जिले का बीना है जहाँ पर यह डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्थायी अस्पताल कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, इंदौर में बनाया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है इसे, और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है दोस्तों। और वर्तमान में तो हम इसे स्वच्छता की राजधानी के रूप में जानते ही हैं, क्योंकि लगातार 4 बार इसे मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड। तो यहाँ पर इंदौर में इसे स्टेब्लिश किया गया है, 6000 बेड का है दोस्तों। राधा स्वामी सत्संग की मदद से इसे डेवलप किया गया है, और यह दोस्तों और अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह पूरा का पूरा अस्पताल जन सहयोग से तैयार किया गया है। तो इसका आंसर तो हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी वर्तमान में एक योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति। इसके बाद में बालकों के संरक्षण के लिए भी एक योजना शुरू की गई थी। ऐसे परिवार जिनके लाइवलीहुड कमाने वाले, या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या कोई दोनों में से एक जो कि घर का करता धरता था और जिससे परिवार का पूरा खर्चा चलता था और उनकी मृत्यु कोरोना के काल में हुई है, उन सबको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 5000 रुपये प्रति माह दी जाएगी पेंशन। तो यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। नगरीय निकाय मंत्री कौन है दोस्तों मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र सिंह राजपूत, और यह कहां से आते हैं दोस्तों, यह चुनकर आते हैं आपके सागर जिले से। सागर जिले में खुरई एक विधानसभा है, वहां से यह चुनकर आते हैं। और दोस्तों सागर जिले से ही चुनकर आते हैं परिवहन मंत्री, इनका नाम है गोविंद सिंह राजपूत, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह
सिंह चौहान ने शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम के ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ किया। दोस्तों रतलाम एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? रतलाम जाना जाता है दोस्तों अपने अंगूर के लिए। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अंगूर जो अनुसंधान केंद्र है तो वह कहाँ पर है? रतलाम में ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के कितने जिलों में 5% से कम संक्रमण हुआ? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यही जो क्राइटेरिया रखा गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कि उन जिलों को ही अनलॉक किया जाएगा 1 जून से जिनका संक्रमण 5% से कम हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कितने जिलों का? 49 डिस्ट्रिक्ट, सेकंड है 50 डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद 39 डिस्ट्रिक्ट और 20 डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 49 जिलों का दोस्तों जो कोरोना संक्रमण का प्रतिशत है वह कितना हो गया है? 5% से कम हो गया है। और जो 1 जून अर्थात आज से जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होना है उसके अंतर्गत इन 49 जिलों को अनलॉक कर दिया जाएगा। तो यह भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा कितने सूत्र दिए गए हैं? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा कुछ सूत्र सुझाए गए हैं कोरोना वायरस पर नियंत्रण करने के लिए। तो यह कितने सूत्र सुझाए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 10 सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 20 सूत्र, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 30 सूत्र और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 सूत्र सुझाए गए हैं कोरोना पर नियंत्रण हेतु, जो कि अपने आप में काफ़ी अधिक अद्वितीय हैं। वह 10 के 10 सूत्र आपको याद नहीं करना, आपको केवल इतना याद करना है कि कितने सूत्र बताए गए हैं। इट इज़ इनफ, वी डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल 10 इंपॉर्टेंट लॉज। तो चलिए देखते हैं कितने जिलों की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 1% से भी कम है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को देखा कि 49 ऐसे जिले हैं जिनकी पॉजिटिविटी दर 5% से कम है, परंतु अब आपको देखना है कि जो साप्ताहिक पॉजिटिविटी है वह 1% से कम कितने जिलों की है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 17 जिले, 20 जिले, 15 जिले या फिर 22 जिले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश के 17 जिलों की जो पॉजिटिविटी रेट है दोस्तों वह 1% से भी कम है, जो कि अपने आप में काफ़ी अधिक ठीक है और एक आशा भरी किरण दिखाती है मध्य प्रदेश को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज की अनुमति कितने निजी अस्पतालों को दी गई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 10 अस्पताल, 57 अस्पताल, 22 अस्पताल या फिर 33 अस्पताल। इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश में दोस्तों 57 निजी अस्पतालों को जिम्मेदारी दी गई है ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट की। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक फंगस का जो ट्रीटमेंट है उसकी अनुमति कितने जिलों को दी गई है? 57 जिलों को दी गई है ब्लैक फंगस के इलाज की अनुमति मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में 2 कॉलेज थे, गांधी मेडिकल कॉलेज और जबलपुर मेडिकल कॉलेज, दोनों को तैयार किया गया था। इसके बाद में दोस्तों लगभग 5 मेडिकल कॉलेज थे जिनको अनुमति दे दी गई थी इसके इलाज की। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको बता देता हूँ दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खोला गया था? ग्वालियर में खोला गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रथम डेंटल कॉलेज कहाँ पर खोला गया था? इंदौर में खोला गया था। और प्रथम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खोला गया था दोस्तों? इंदौर में ही खोला गया था। तो यह भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में कितने अस्पतालों को मंजूरी दे दी गई है? 57 अस्पतालों को मंजूरी दे दी गई है ब्लैक फंगस के इलाज की, जो कि अपने आप में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप पूरी न्यूज को। प्रदेश में 49 जिलों में 5% से कम संक्रमण, कोरोना संक्रमण आगे भी नियंत्रण में रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 10 सूत्र दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति पर व व्यवस्थाओं की समीक्षा की। 17 जिलों की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेटेड 1% से कम, ब्लैक फंगस के इलाज की श्रेष्ठ व्यवस्था। प्रत्येक प्रदेश में दोस्तों लगभग कितने केस ब्लैक फंगस के हैं? 1001 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। इनका इलाज 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं 57 निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। तो स्पेशली हमें पॉइंट यहाँ पर यह याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 5 शासकीय जो मेडिकल कॉलेज हैं वो और 57 निजी जो अस्पताल है वहाँ पर इसका इलाज किया जा रहा है। किसका इलाज किया जा रहा है दोस्तों? ब्लैक फंगस का। दोस्तों हमने एक इंजेक्शन का नाम सुना था रेमडेसिविर, जो कि कोरोना में यूज़ होता था, और एक और इंजेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था और कई बार आप लोगों को बताया था। उसका जवाब आपको देना है कि जो ब्लैक फंगस के लिए उपयोगी इंजेक्शन है उसका नाम क्या है, और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यह मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अधिक
अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का कितने प्रतिशत टीकाकरण हुआ। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का कितने व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 35%, 40%, 10% और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लगभग 35% जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनका टीकाकरण हो चुका है। कितने प्रतिशत दोस्तों? 35% ऐसे व्यक्ति जो कि अपना 45 वर्ष की एज पूरी कर चुके हैं और उनका टीकाकरण डन कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, जो कि अपने आप में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। परंतु एक और दिक्कत की बात यह है कि जो 18+ के लोग हैं और सबसे अधिक संख्या इन्हीं की है, इसमें मात्र लगभग 1% लोगों का ही अभी तक टीकाकरण हुआ है और काफ़ी बड़ी मुश्किल से 18+ के लोगों को टीकाकरण की दिक्कत हो रही है। यह केवल प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की कंडीशन है। चलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकाली गई है अभी भारत सरकार द्वारा, एक डाटा कलेक्ट किया गया है। ऐसे राज्यों की सूची बनाई गई है दोस्तों जिनमें सबसे अधिक वैक्सीन की बर्बादी हुई है। तो दोस्तों ऐसे राज्यों में हमारे मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे टॉप पर कौन सा है दोस्तों, जिसमें लगभग 35% जो वैक्सीन है उसकी बर्बादी हुई है। तो नंबर 1 पे ऐसा राज्य कौन सा है? झारखंड। पूरे भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा अभी तक जो बर्बादी हुई है वैक्सीन की, तो वह कहाँ पर हुई है? झारखंड। और हमारा मध्य प्रदेश किस नंबर पर है दोस्तों? हमारा मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है दोस्तों? हमारा मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। कितने प्रतिशत वैक्सीन यहाँ पर खराब हुई है? 10% वैक्सीन यहाँ पर खराब हुई है। और दोस्तों पूरे भारत में सबसे कम जो वैक्सीन खराब की गई है वह कहाँ पर की गई है? केरल में की गई है। इसको भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे साक्षर राज्य है केरल, और यह भी अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव भी हुए थे, तो इसको आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। किसके क्षेत्र में दोस्तों? मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर रहा है वैक्सीन के खराब होने के मामले में। 10% वैक्सीन, अगर 100 वैक्सीन आती हैं, आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, तो लगभग 10% जो वैक्सीन हैं वह वेस्ट हुई हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का हमने स्थान के बारे में देखा, तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण का जो स्थान था उसमें हमारा इंदौर तो टॉप पर था, परंतु ओवर एंड ऑल मध्य प्रदेश का क्या स्थान था? मध्य प्रदेश दोस्तों 3रे नंबर पर था। इसके बाद आपका जो नीति आयोग है दोस्तों, उसके द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट तैयार की जाती है दोस्तों, और 2020-21 के लिए तैयार की गई थी। उसके पहले आई थी, अभी साल की शुरुआत में ही उसे दिया गया था। 2020 की रिपोर्ट थी, उसमें मध्य प्रदेश का क्या स्थान था? 4था नंबर था ईज ऑफ डूइंग के मामले में। तो इसको भी आपको याद रखना है। और अभी मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है कि गेहूं उपार्जन में दोस्तों 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया था मध्य प्रदेश ने पिछले वर्ष, और क्या था? नंबर 1 पर था। और अभी वर्तमान में एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था कि अभी तक मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक गेहूं खरीदी की गई है, तो उस जिले का नाम क्या है? होशंगाबाद दोस्तों। और होशंगाबाद में ही क्या है? गेहूं अनुसंधान केंद्र है। कहां पर है? पावरखेड़ी जो जगह है होशंगाबाद की, यहीं पर गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो इसको भी आपको याद रखना है। आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में है। कपास अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहां पर है? खरगोन में है। और जो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है दोस्तों? वह खंडवा में है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपको सीहोर के बारे में ले चलता हूं। दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सीहोर में है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का दोस्तों एकमात्र जो सहकारिता वाला सोयाबीन जो सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है वह कहाँ पर है? सिवनी में है। इसको भी याद रख लीजिए, सहकारिता का है दोस्तों। और वैसे सबसे बड़ा उज्जैन में है, एशिया का सबसे बड़ा, तो इसको भी आपको याद रखना है। और सोयाबीन को वायदा बाजार में कहाँ पर रजिस्टर कराया जाता है? तो इंदौर में कराया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बता देता हूँ दोस्तों, मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। टीकाकरण की गति बढ़ाएं। प्रदेश में 45 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों के लिए पर्याप्त डोज उपलब्ध हैं। सभी जिलों में 45 से अधिक उम्र के व्यक्तियों का अधिक से अधिक टीकाकरण करें। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का 35% टीकाकरण तथा 18 से 44 वर्ष के लोगों का 4% टीकाकरण हुआ है दोस्तों। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दोनों समूह का टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सॉरी, मैंने शायद आप लोगों को पीछे बता दिया था 1% हुआ है, तो वो दोस्तों मेरे क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। 4% टीकाकरण हुआ है 18 से 44 वर्ष के लोगों का, यह आपको याद रखना है। और 45 वर्ष के
के लोगों का कितना हो गया है, 35% हो गया है। तो इसको आपको याद रखना है। जो 18+ का जो एज ग्रुप है, और वही एज ग्रुप लगभग मेरा जो व्यूवर्स हैं आप सभी का, उसमें हम सभी आते हैं। और इस जो एज ग्रुप है दोस्तों, इस एज ग्रुप का 4% लोगों का ही टीकाकरण मात्र हुआ है, जो कि अपने आप में काफ़ी कम है। और देखते हैं समय के साथ जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाती है, उसको भी अधिक से अधिक संख्या में पूरा कर लिया जाएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका नंबर आता है और वैक्सीन रजिस्टर हो जाती है, और अब तो शायद आपको शेड्यूल करने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको केवल रजिस्ट्रेशन कराना है और अपना आधार कार्ड लेके जाइए, और जैसे ही आपका वैक्सीन नंबर आता है आप अपनी वैक्सीन जरूर लगाइए। परंतु दोबारा हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, अगर सेंटर पर अधिक भीड़ है तो वहाँ जाने से अवॉइड करिए, कुछ समय इंतजार कर लीजिए, वो बेटर है। वैक्सीन आपको मिल जाएगी, परंतु यह बात ठीक नहीं है कि आप वैक्सीन के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें और खुद वैक्सीन लगवाने के पहले ही संक्रमित हो जाएं। तो यह बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। इंतजार करिए, जैसे ही आपका नंबर आता है आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के किस शहर में एथलेटिक्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में दोस्तों जिलेवार खेलो इंडिया के अंतर्गत इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, विभिन्न खेलों के जो सेंटर हैं वह बनाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस शहर में एथलेटिक्स सेंटर स्थापित किया जाएगा, मुरैना, सागर, रीवा या फिर रायसेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुरैना में दोस्तों मध्य प्रदेश के में एथलेटिक्स सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। यह जो सेंटर होंगे दोस्तों यह जिला स्तरीय होंगे। इसके पहले मैं आपको एक और सेंटर का नाम बताया था आप लोगों को, स्वैक्स सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यह जितने के जितने जो सेंटर्स हैं, यह किस तरीके के सेंटर हैं दोस्तों, यह सभी के सभी सेंटर जिला स्तरीय है और खेलो इंडिया के अंतर्गत बनाए गए हैं। दोस्तों सागर में ही इसी तरीके का हॉकी सेंटर बनाया गया था जिला स्तरीय, क्योंकि इसके पूर्व में दोस्तों 6 सेंटरों को स्वीकृत किया गया था खेलो इंडिया के अंतर्गत, और अभी मैंने 3 या 4 दिन पहले आप लोगों को बताया था 4 सेंटर को पास किया गया था। तो कुल मिला के खेलो इंडिया के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 10 ऐसे सेंटरों को विभिन्न जिलों में स्टैब्लिश किया गया है। तो यह भी अपने आप में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता देता हूँ एथलेटिक्स के बारे में बात हुई, ये तो हुआ जिला लेवल का जो है, परंतु हमें देखना है मध्य प्रदेश लेवल का एथलेटिक्स सेंटर कहाँ पर है, अर्थात एथलेटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, अभी हम बोल सकते हैं सॉरी मध्य प्रदेश का जो हमारा प्रदेश लेवल का है वह कहाँ पर है, वह है दोस्तों आपके भोपाल में, अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी में। कब इसे बनाया गया था दोस्तों, इसे बनाया गया था 2016 में। दोस्तों 2016 में एक और सेंटर स्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं क्रिकेट एकेडमी स्टेब्लिश की गई थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों, शिवपुरी में। इसको आपको याद रखना है, शिवपुरी में दोस्तों क्रिकेट एकेडमी स्टेब्लिश की गई थी। कब स्टेब्लिश की गई थी, 2016 में ही इसे स्टेब्लिश किया गया था। और शिवपुरी सभी को मालूम है सिंधिया राजवंश की क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, माधवराव फर्स्ट द्वारा इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। यहीं पर शंखराज झील भी खुदवाई गई थी, और यहीं पर दोस्तों जॉर्ज कैसल भवन भी है, यह आपको याद रखना है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, कहाँ पर, शिवपुरी में। यह तो हुई दोस्तों एथलेटिक्स से संबंधित बात, क्रिकेट से संबंधित बात। अब मैं बताना चाहूँगा आपको हॉकी एसोसिएशन कहाँ पर बनाया गया है, तो यह बनाया गया है दोस्तों जबलपुर में। तो इसको भी आपको याद रखना है। टेबल सेंटर की जो टेबल टेनिस की अकेडमी है वह भी दोस्तों जबलपुर में है। 1957 में इसे बनाया गया था। और जो बैडमिंटन है दोस्तों वह भी कहाँ पर है, वह भी दोस्तों यहीं पर है, जबलपुर में ही है। तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा दोस्तों एक और हॉकी एकेडमी शुरू की गई थी 2006 में, ग्वालियर में शुरू की गई थी दोस्तों। इसके बाद बताना चाहूँगा दोस्तों एक स्टेडियम है जिसका काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, यशबाग स्टेडियम। यह कहाँ पर है दोस्तों, स्ट्रोटफ गैस की जो घास है उसके लिए यह प्रसिद्ध है, यह भोपाल में है दोस्तों। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा दोस्तों यशबाग स्टेडियम होगा। इसके बाद आप देखेंगे तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों, यह है आपका भोपाल में, और यह सौर ऊर्जा से संचालित स्टेडियम है, इसको भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है मध्य प्रदेश का, इंदौर में है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, अभय खेल प्रसाल स्टेडियम। क्या नाम है दोस्तों, अभय खेल प्रसाल स्टेडियम सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, वह भी इंदौर में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंदौर में होते हैं जिनको हम देखते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसी में किए जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। दोस्तों मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी कहा जाता है इंदौर को, और इंदौर से ही दोस्तों खेल पत्रिका, एकमात्र खेल पत्रिका है जिसका नाम क्या है दोस्तों, हलचल। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, इंदौर से होता है। कब इसे शुरू किया गया था, 1915 में, 1915 में हलचल को शुरू किया गया था, और इसका प्रकाशन इंदौर से होता है, जो कि अपने आप में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मध्य प्रदेश की जो प्रथम खेल नीति थी वह कब आई थी दोस्तों, 1989 में मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति आई थी। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मध्य प्रदेश में
जो आपका एसोसिएशन है जो गेम्स कराता है, पूरा खेल प्राधिकरण जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों खेलो इंडिया गेम का आयोजन कब किया जाएगा? 2022 में किया जाएगा, अगर कोरोना की स्थिति ठीक होती है तो। क्योंकि अभी तो आपको मालूम है जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम है खेल के हों, चाहे किसी भी जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती हो, जैसे कि अभी टोक्यो में होना था हमारा ओलंपिक, तो वह भी नहीं हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन, किसके द्वारा मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान के अंतर्गत कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है? और थर्ड आपका क्वेश्चन है, कितने एकड़ से कम जोत वाले किसानों के नाम संबल योजना में जोड़े गए हैं? संबल योजना में कितने से कम जो एकड़ के लोग उनको इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपनी PDF प्राप्त करना ना भूलें। धन्यवाद।